हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीता मीना, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से। आज जो हम पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बीए पार्ट 3 का फर्स्ट पेपर, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, है ना, वेस्टर्न थिंकर, जिसमें हम सबसे पहले प्लेटो को लेंगे। आज देखिए, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जो पेपर है, थोड़ा सा हम इसको समझकर पढ़ें या समझने का प्रयास करें। बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएंगे इसमें, और बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है। वैसे तो सारे पेपर इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन वेस्टर्न थॉट इसको थोड़ा सा हम इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, समझ के साथ पढ़ेंगे, तो बहुत आपके इसमें अच्छे नंबर आएंगे। जब हम थिंकर की बात करते हैं, किसी भी विचारक की बात करते हैं, जब उसके विचारों को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उसका एक बैकग्राउंड होता है। देखिए, किसी भी, हम चाहे व्यक्ति की ही बात करें, व्यक्ति के विचारों पर उसके वातावरण का, उसके बचपन का, उसके सामाजिक वातावरण या उसके राजनीतिक वातावरण का बहुत इफ़ेक्ट होता है, और उसी के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति के विचार बनते हैं। तो जब हम दार्शनिकों की बात करें या राजनीतिक विचारकों की बात करते हैं, तो उस काल के राजनीतिक दर्शन कैसा था, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी थी, पारिवारिक चीज़ें उनकी कैसी थी, है ना। तो इन सारी घटनाओं का, इन सारे वातावरण का उसके जीवन पर बहुत प्रभाव होता है। किसी भी थिंकर की हम बात करते हैं तो, और उनके विचारों में कहीं ना कहीं संबंधित या उस समय के का जो एनवायरनमेंट होता है, जो वातावरण होता है, उसकी झलक उसके विचारों में दिखाई देती है। तो जब हम प्लेटो की बात करेंगे, एथेंस और स्पार्टा के तत्कालीन शासन व्यवस्थाओं की बात करेंगे, तो किस प्रकार से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति प्लेटो के मन में क्यों एक विरोध के बीज पनपे, या फिर क्यों लोकतंत्र जैसी शासन व्यवस्था को उसने एक्सेप्ट करना बंद कर दिया, ये अपन ये कहें कि क्यों उसने लोकतंत्र की जगह दार्शनिक राजाओं के शासन को महत्व दिया। इन सारी चीज़ों के पीछे जो घटनाएं थी, या हम ये कहें कि जो कारण थे, उनको सबसे पहले हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए, प्लेटो की जब हम बात करते हैं, प्लेटो का जो युग है वो ईसा पूर्व 4वीं और 5वीं शताब्दी का युग है। यह युग न केवल प्राचीन यूनान के लिए क्लासिक युग था, बल्कि मानव इतिहास के लिए भी यह एक बहुत गौरवशाली युग था। क्यों? क्योंकि इस युग ने जहां महान सिकंदर जैसे शासकों को और पेरिक्लीस जैसे प्रजातांत्रिक नेताओं को जन्म दिया था, वहीं सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे महान दार्शनिकों को भी जन्म दिया था। तो राजनीतिक दृष्टि से उस समय का जो यूनान था, उसको हम राजनीतिक प्रयोगशाला कह सकते हैं, और यह कहा जा सकता है। प्लेटो की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो प्लेटो न केवल यूनान का, अपितु समूचे पश्चिमी जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक माना जाता है। क्यों? इसकी कुछ रीज़न है। क्योंकि उससे पूर्व पश्चिम में किसी ने भी राजनीतिक दर्शन का उतना तर्कसंगत रूप से प्रतिपादन नहीं किया जितना प्लेटो ने किया था। तो सबसे पहले प्लेटो ने राजनीतिक दर्शन को तर्कसंगत रूप से समझाने का प्रयास किया था, उसका प्रतिपादन किया था। प्लेटो के संबंध में इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उसका राजनीतिक चिंतन मानव कल्याण का अजर अमर संदेश लिए हुए है। उसका यह कथन, ये कहा था प्लेटो ने कि राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार एक आदर्श व्यक्ति में 3 गुण महत्वपूर्ण होते हैं, सत, रज और तम, है ना। ये 3 गुणों से मिलकर व्यक्ति का जो शरीर है वो बनता है, या व्यक्ति का शरीर इन 3 गुणों का मेल होता है। उसी प्रकार एक आदर्श राज्य में भी इन 3 गुणों का सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें
सतोगुण है ना की प्रधानता होनी चाहिए, है ना, रजोगुण और तम मतलब और जिस व्यक्ति के पास जैसा गुण है उस व्यक्ति को उस प्रकार के कार्य प्रदान किए जाने चाहिए या दिए जाने चाहिए। तो इन तीनों गुणों का सामंजस्य और सतोगुण की अन्य गुणों पर प्रधानता, यही एक शाश्वत सत्य है कि सतोगुण जो होता है वही अन्य गुणों से प्रधान होता है, और इसीलिए जिस व्यक्ति में सतगुण की प्रधानता है वही व्यक्ति सर्वोच्च पद पर भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से उसने आदर्श राज्य की जब हम बात करते हैं, आदर्श शासक की जब हम बात करते हैं, तो आदर्श शासक का जो प्रतिपादन किया है उसने, तो जिस प्रकार तीनों गुणों में सत्गुण सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार राज्य की अगर हम बात करें तो सत्गुण प्रधान जो व्यक्ति होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, और ऐसे ही व्यक्ति को शासक होना चाहिए। तो इस तरह की जो बातें थी उसकी, इसके लिए भी हम कह सकते हैं कि वो प्रथम दार्शनिक के रूप में हमारे सामने आता है। इसके अलावा एक और इसका सिद्धांत है राजनीतिक अधिकार तथा आर्थिक शक्ति में पृथक्करण। प्लेटो ने इस बात को स्पष्ट किया था कि राजनीतिक अधिकार और आर्थिक शक्ति बिल्कुल अलग होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब प्लेटो कहते हैं कि कंचन और कामनी का जो मोह है वो व्यक्ति को भ्रष्ट करता है, शासक को भ्रष्ट करता है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करने देता। इसलिए कंचन और कामनी के मोह से एक शासक को दूर होना चाहिए। शासक का मतलब जिसके पास राजनीतिक अधिकार है, अर्थात शासक, उसके पास आर्थिक अधिकार नहीं होने चाहिए या आर्थिक शक्ति उसके पास नहीं होनी चाहिए। ये जो सिद्धांत है ये आज भी देखिए, आज भी राजनीतिज्ञों और प्रशासकों के भ्रष्टाचार की जो बातें हैं वो आज भी, ये जो सिद्धांत है वो कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि जिसके पास पावर है उसके पास अगर आर्थिक शक्ति भी चली जाए तो वह व्यक्ति कितना भ्रष्ट हो सकता है। तो इस प्रकार से प्लेटो ने हम ये कह सकते हैं कि ये जो आकर्षण है कंचन और कामनी के, उन सब से शासक को या राजा को दूर रहने का जो संदेश दिया था, उससे उसने एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी कि शासक को कैसा होना चाहिए और एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। तो शासन सत्ता केवल उन लोगों के हाथ में होनी चाहिए। प्लेटो का विश्वास ऐसा था कि शासन सत्ता केवल उन लोगों के हाथ में होनी चाहिए जो आर्थिक स्वार्थों से निर्लिप्त, इहलौकिक आकर्षणों से परे हों। यह अमर संदेश है जो आज भी उतना ही सत्य है जितना कि प्लेटो के काल में था। भाई आज भी हम कहते हैं कि सत्ता और अर्थ पर नियंत्रण की अगर हम बात करें तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी भ्रष्ट बना देती हैं। इसलिए कभी भी राजनीतिक सत्ता और आर्थिक सत्ता या आर्थिक अधिकार एक व्यक्ति के पास नहीं होने चाहिए, ये पृथक पृथक व्यक्तियों के पास होने चाहिए। तो इस प्रकार से ये कुछ बिंदु थे जिसके कारण हम कह सकते हैं कि प्लेटो प्रथम राजनीतिक दार्शनिक है, या उसको प्रथम दार्शनिक हम मान सकते हैं। क्या था? एक तो तर्कसंगत प्रतिपादन उसका किया था राजनीतिक दर्शन का। दूसरा, राजनीतिक चिंतन कैसा होना चाहिए? मानव कल्याण के लिए होना चाहिए, है ना। तीसरा, राजनीतिक अधिकार और आर्थिक शक्ति पृथक पृथक होनी चाहिए। शासन सत्ता केवल उन लोगों के हाथ में होनी चाहिए जो बुद्धिमान हो, जो सतगुण जिनमें सतगुण की प्रधानता हो। इस प्रकार एक शासक को जो दुनिया संसार के जो एक तरह से लोभ हैं, जो संसार की माया है, उससे ऊपर उठना चाहिए और जन कल्याण का कार्य करना चाहिए, जन कल्याण के हित में कार्य करने चाहिए। या हम ये कह सकते हैं एक बुद्धिमान शासक ऐसा होता है जो भ्रष्टाचार से दूर रहे, पारिवारिक मोह माया से दूर रहे। तो इस तरह से उसने एक आदर्श शासक की और एक आदर्श शासन की कल्पना की थी, जो उसके विचारों में आगे जब हम उसके विचारों की पर डिस्कस करेंगे तो हम उसके शासन के बारे में और उसके सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।